गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउ इज द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। रजिस्टर्ड पर्सन के सारे सेक्शन हमने खत्म करे थे सर। टोटल हमने 3 सेक्शन देखे इसमें, सेक्शन 22, 23 और 24। आगे के और सेक्शन आएंगे जो हम अगला चैप्टर एक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोसीजरल कंप्लायंस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो आप देखोगे कि मॉड्यूल में चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर आप मॉड्यूल से रीड कर रहे हो तो बस आपको ये 3 सेक्शन ही अभी पढ़ने। आगे एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है प्रोसीजरल कंप्लायंसेस। तो वहां पे हम पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन में देखेंगे कि प्रोसीजरल कंप्लायंसेस क्या क्या, कि आधार कार्ड डालना है, पैन कार्ड डालना है, वो आगे चैप्टर आएगा तो आगे देखेंगे। ठीक है, चल। तो सर 22, 23 और 24। सबसे पहले सेक्शन नंबर 23। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले कौन सा, सेक्शन नंबर 23। 23 क्या बोलता है सर, नो रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। सर किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, तो बोलो फटाफट से किसको नहीं कराना। नो रजिस्ट्रेशन में और स्पेसिफिक केसेस है कौन कौन से, फार्मर, एग्रीकल्चर। अच्छा एग्रीकल्चर कौन सा वाला, इंडिविजुअल एचयूएफ की कंपनी पार्टनरशिप, इंडिविजुअल एचयूएफ। अच्छा बेच क्या रहे, पटाटो बेच रहे हैं या पटाटो चिप्स बेच रहे हैं, पटाटो, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आउट ऑफ द लैंड। ठीक है, एक और चीज, और किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, अगर मैं एग्जम्प्ट गुड्स सेल कर रहा हूं तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एग्जम्प्ट में कितनी बातें, 3, नील रेटेड, नील रेटेड, नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट बाय 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। नॉन टैक्सेबल में क्या क्या आता है, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। इन सब पे कभी भी जीएसटी की बातें नहीं होती। बहुत बढ़िया। अगर आप वो सप्लाई कर रहे हो जिसका टैक्स सामने वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा, सामने वाला रजिस्ट्रेशन कराएगा। बहुत बढ़िया। सेक्शन 23 के बाद हमें देखना है सेक्शन नंबर 24, दैट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। सर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब ये लिमिट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ना 23 में लिमिट देखना है और ना ही 24 में लिमिट देखना है। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा बाबू सोना से बाद में बात, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो वहां पे वो लिमिट लग जाएगी 10 लाख और 20 लाख। ठीक है सर, इंटर स्टेट में एक एक्सेप्शन, कौन सा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर मैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेल कर रहा हूं, भले इंटर स्टेट कर रहा हूं, तब भी मेरे पे वो 10 लाख 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। पर हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है प्रीडोमिनेटली बाय हैंड, थोड़ी बहुत मशीन यूज होगी तो चलेगा, पर सर 50-50% है तो यार वी आर सॉरी, फिर ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स नहीं है। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या यहाँ पे भी वो हैंडीक्राफ्ट वाला एक्सेप्शन है, हाँ सर। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, एनआरटीपी के तो ऑलवेज ऑलवेज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। सर ई कॉमर्स ऑपरेटर, शांति। सबसे पहले सेक्शन 95। 95 में कितनी बातें, 4। पहला कौन था वो, श्री ओम, है ना। तो श्री ओम गए थे हमारा ओयो, तो श्री ओम गया था किधर, ओयो। ओयो नहीं गया था, रेडिसन गया था ओयो की मदद से, और कैब बुक करी थी, है ना, ओला। और फिर वहां पे क्या हो गया था रेडिसन में, अरे ऐसे नहीं, नल की टोटी खराब हो गई थी। ठीक है, तो नल की टोटी खराब हो गई थी तो वहां पे कौन आए थे, अर्बन क्लैप वाले भैया। पर श्री ओम की वाली थोड़ी तेज थी, मैडम ने खाना मंगवाया कहां से, स्विगी और जोमेटो से। ये आ गए हमारे सेक्शन 95। सर इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट गुड्स में, हाँ तो अगर इंटरस्टेट एग्जेम्प्ट कर रहे तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। अब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ओला उबर, इस केस में
कंपलसरी टैक्स कौन पे करेगा? ओला और उबर। मतलब ऑटो वाले भैया तब रजिस्ट्रेशन कराएंगे जब उनका टर्नओवर लिमिट से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट रुको। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में एक है ओमनी बस। अगर ओमनी बस कंपनी चला रही तो फिर कौन? कंपनी। अब सुनना ध्यान से, एक चीज बता रहा हूं, ऐसा लॉ में लिखा नहीं हुआ है पर लॉ का इंटरप्रिटेशन है। सुनो, ऑटो वाले भैया, ऑटो वाले भैया का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया, ठीक है। अभी टैक्स तो कौन पे करेगा? ओला उबर। अब तुम्हारा डाउट ये है कि भला ऑटो वाला फिर रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएगा? हाँ, तो लॉ मेकर में कोई क्लैरिटी दी नहीं है। लॉ ने तो यही लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी तो ऑटो वाले को क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। तो अभी फॉर द टाइम बिंग लॉ की लैंग्वेज के हिसाब से क्या है कि अगर ऑटो वाले का टर्नओवर क्रॉस हो रहा है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो ले लेगा, पर उसका टैक्स कौन पे करेगा? ओला और उबर। ऑलवेज ऑलवेज ओला उबर ही टैक्स पे करेंगे इन द केस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। पर अगर ओमनी बस है और ओमनी बस चला कौन रहा है? कंपनी, तो इस केस में वो कंपनी आगे आएगी टैक्स पे करने। फिर सर हमने देखा था अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप में अगर प्लम्बर का टर्नओवर क्रॉस होता है तो प्लम्बर रजिस्ट्रेशन कराएगा, प्लम्बर का टर्नओवर क्रॉस नहीं होता है तो सर वो अर्बन क्लैप को कराना पड़ेगा। फिर हमने देखा था कि सर अकोमोडेशन के केस में सेम जैसा अर्बन क्लैप है वैसा ही अकोमोडेशन के केस में कि अगर होटल का टर्नओवर क्रॉस करता है तो फिर वो होटल करवाएगा, और अगर होटल का टर्नओवर क्रॉस नहीं करता है तो वो जो ओयो है उसको करवाना पड़ेगा। जोमेटो स्विगी के केस में अगर रूम का रेट, कोई भी रूम, होटल में बहुत सारे रूम होते हैं, कोई भी रूम का रेट अगर 7,500 से ज्यादा है तो वो होटल रूम को आगे आना पड़ेगा और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है सर, 9,500 को छोड़ के, 9,500 को छोड़ के जितने भी गुड्स हैं उस केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगेगा। बस एक चीज को छोड़ के जो अभी रिसेंटली आई है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। उस केस में एक नंबर रहता है, याद है क्या? कौन सा नंबर? एनरोलमेंट नंबर। तो अगर साहिल सर की छोटी सी किराने की शॉप है और साहिल सर ब्लिंकिट के थ्रू सेल कर रहे, पहले तो मुझे वादा करना पड़ेगा कि मैं इंटरस्टेट नहीं बेचूंगा। मुझे पोर्टल पे जाके लेके आना पड़ेगा क्या? एनरोलमेंट नंबर। ये एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, ये एनरोलमेंट नंबर देना पड़ेगा किसको? ब्लिंकिट को। ब्लिंकिट मुझे उसके प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करेगा विद द हेल्प ऑफ एनरोलमेंट नंबर। ब्लिंकिट भी ये वादा करेगा कि साहिल सर का जितना भी गुड्स है वो इंटरस्टेट नहीं जाएगा। जैसे ही मैंने थ्रेशोल्ड क्रॉस करी तो ये जो एनरोलमेंट नंबर ये नल एंड वॉइड हो जाएगा और फिर मेरे पास आ जाएगा क्या? जीएसटी नंबर। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? सर अगर मैं सर्विसेज अदर देन 9,500 कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से देता हूं उस केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा। सारी दिक्कत कहां है? गुड्स। क्या सर्विसेज में थ्रेशोल्ड का बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर मिलेगा। फिर हमने देखा था सर ओएडार। ओएडार वाज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। क्या ओएडार के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ सर। अमेजॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनफैक्ट इन्हें तो कंपलसरी इंडिया में आना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। या तो खुद आ जाओ, खुद नहीं आ रहे हो तो अपना क्या बिठाओ? एजेंट, पर आपको आना तो पड़ेगा। ओएडार के साथ गवर्नमेंट ने इस बार एक और चीज को लपेटे में ले लिया, ऑनलाइन गेमिंग। तो गवर्नमेंट ने बोला बेटा ओएडार के साथ साथ और भी कौन रजिस्टर कराओ? ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी इनवर्ड सप्लाई आपको मिल रही है तो वो टर्नओवर में तो काउंट नहीं होगा, पर क्योंकि उसका टैक्स आरसीएम में पे करना है तो फिर आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। फिर सेक्शन नंबर 22 लिमिट। लिमिट में कितने लिमिट? 3, 10, 20, 40। मैंने रील भी बनाई थी इसकी, देखी क्या आपने?
10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। 10 लाख 4 सीट्स, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। नो मैटर व्हाट, आप गुड्स दो, आप सर्विस दो, आप गुड्स एंड सर्विसेज दो। लिमिट कितनी है? 10 लाख। सर 20 लाख की लिमिट थी हमारा एपी। यूके में क्या गिर गया था? महंगा सिक्का और तेल की पुड़ी। तो एपी वॉज अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पुडुचेरी। यहां पे नो मैटर व्हाट लिमिट कितनी? 20 लाख। गुड्स बेचो, सर्विस बेचो, कितनी? 20। सर जीएसटी में जनरल लिमिट भी कितनी है? 20 लाख। इन 10 को हटा दो और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो लिमिट हो जाएगी कितनी? 40 लाख। पर कुछ कुछ गुड्स को हटाना पड़ेगा। कौन कौन सा? टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, फिर ब्रिक्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फिर सिमिलर सिलिशियस ब्रिक्स, अर्थिंग टाइल्स, रूफिंग टाइल्स। ध्यान है क्या? ये लड़का टबैको खा के आया, फिर इसने सोचा पान मसाले भी खाए, फिर इसने सोचा स्वाद नहीं आना चाहिए घर वालों को, आइसक्रीम खाई, पर पापा तो पापा है, पापा ने पहले तो फ्लाई ऐश से मारा, इसने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर पापा ने अपना लेवल बढ़ाया तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, रूफिंग टाइल्स। यहाँ पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं, तो कौन सी लिमिट? 20। क्या बात है, पूरा चैप्टर आपको बहुत ढंग से याद हो गया। और हम कर रहे थे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हाँ बोल बेटा। इनवर्ट सप्लाई जिसपे आरसीएम में टैक्स देना है। आप सप्लायर हो, मैं रेसिपिएंट। आपने कुछ गुड्स सेल करे, उसका टैक्स मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट करना है, तो कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा? बस यही है। तो मेरे लिए तो वो इनवर्ट सप्लाई हुई ना, मैंने परचेस करी तो मेरे लिए वो इनवर्ट सप्लाई, और आपके लिए वो क्या हुई? आउटवर्ड सप्लाई। बस इतना सही पॉइंट है कि अगर कोई भी इनवर्ट सप्लाई है जिसका टैक्स आप आरसीएम में पे करोगे तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोई लिमिट विमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओएडार वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अमेजॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे? ओएडार, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। और इसके साथ अभी एक और को जोड़ दिया है, क्या? ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आ जाओ, करें साथ में। बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो अभी तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बढ़ के कि कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी गुड्स एग्जेम्प्ट होता है तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। देखें आगे क्वेश्चन का रूप कैसा है। द कंपनी सेल्स जेड ओनली विद इन गुजरात एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ, ठीक है, कुछ गलत भी नहीं करा कंपनी ने। टर्नओवर ऑफ द कंपनी वाज 50 लाख, गजब का टर्नओवर है, पर उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना टर्नओवर से, क्योंकि ये लोग इसमें डील कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, फिर 50 लाख हो गए या 200 करोड़ हो गए। एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स द सेल टू ग्रो बाय कितना? मतलब 50 लाख है तो 10% बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 55। ऐसा कंपनी क्या कर रही है? एक्सपेक्ट, ठीक है, करो भाई एक्सपेक्ट। हाउएवर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी exemption available on Z was withdrawn and GST at the rate 5% was imposed thereon। बेड़ा गर्क हो गया इसका। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन लाया, बोले भैया ये जो अब एग्जाम था ना, अब ये क्या हो गया? टैक्सेबल, ठीक है। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द 9 month ended was ₹42 lakh। BBD Limited is of opinion that it is not required to get registered for the current financial year। बताओ भैया BBD Limited को क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ सर, अब तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम से किस में आ गए हो आप? टैक्सेबल में आ गए। इनफैक्ट जिस दौरान जो आपका एग्जेम्प्ट टर्नओवर था ना,
क्या उसको भी काउंट फॉर करेंगे? सर देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट तो आते ही है, टैक्सेबल भी आते ही है, तो भले उस दौरान आपका टर्नओवर एग्जेम्प्ट था, पर क्या उसको काउंट करा जाएगा? हाँ सर, उसको काउंट करा जाएगा। और यहाँ पे लिमिट कौन सी लगेगी? 40 लाख। अगर विद इन द स्टेट और कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है तो लिमिट लग जाएगी कौन सी? 40 लाख। बोलो बात क्लियर है क्या? देखो देखो आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले बताओगे क्या? 22 सबसेक्शन 1, वहां पे बताओगे अगर कोई भी इंसान एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है तो उस केस में लिमिट कितनी लगेगी? 40 लाख। ठीक है, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर ऐसे गुड्स और सर्विसेज में इन्वॉल्व है जो एग्जेम्प्ट है, दैट आर नॉट लाइबल टू टैक्स, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। 2 सेक्शन का रेफरेंस देना है। फिर आपको बताना है इन दिस केस, पहले तो एग्जेम्प्टेड गुड्स था तो कोई रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, पर जैसे ही एग्जम्पशन विड्रॉ हुआ, कब हुआ एग्जम्पशन विड्रॉ? 1/1/22। तो जैसे ही एग्जम्पशन विड्रॉ हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा सर? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? देखो एग्जाम में जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 4 पेज क्या 15 पेज का ही क्वेश्चन आ जाए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन देख के घबराना ही नहीं है। इस बार देखना इंस्टीट्यूट के पेपर के लेवल थोड़े अच्छे आएंगे अभी से, ठीक है, क्योंकि मैंने वो एमटीपी और आरटीपी देखा था, थोड़ा बहुत इंस्टीट्यूट इंप्रूव कर रहा है। उसमें वो क्या करते हैं ना, जनरली बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, बड़े क्वेश्चन से बच्चा घबरा जाता है, तो बड़े क्वेश्चन से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जितना बड़ा क्वेश्चन हो जाए आपसे हैंडल हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब करेंगे एक और बड़ा क्वेश्चन, पढ़ो इसको ध्यान से और चलो लगाओ, आप ही दिमाग लगाओ। तो भाई ऋषभ भाई क्या है इनका? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया क्या? हाँ जी, चलो देखते हैं यार अपन फटाफट से। ऋषभ भाई कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। इन्होंने क्या चालू करा है? रेस्टोरेंट चालू करा है। कहां पे चालू करा है सर? विरार मार्ट। ओ वाओ, इन दी मंथ ऑफ फरवरी। फरवरी में इनको मालूम है कि रेस्टोरेंट भरे हुए रहते हैं, तो फरवरी में क्या समझदार क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने, वाओ। साथ साथ ये क्या बेचेंगे? नॉन अल्कोहलिक बिवरेज, तुम्हारे लिए काम का नहीं है। इन दी मार्च ऐसे लोगों ने कंप्लेन करी, बोले भाई मजा नहीं आ रहा है, तो भाई कंपनी ने पता है क्या कर दिया? कहां पे खोली? रायपुर। ठीक है, और रायपुर में बेच क्या रहे हैं भैया? ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। डिटरमाइन whether the Rishabh Enterprises liable to be registered under GST with the help of GST law। चल सबसे पहले सर विरार में है महाराष्ट्र, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं है। फरवरी में कितना? 550 जीरो। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक ऑन एफडी। अब इंटरेस्ट होता है एग्जेम्प्ट, पर सर हमने तो देखा था कि एग्जेम्प्ट टर्नओवर को भी क्या करो? काउंट करो। सब टर्नओवर काउंट होगा, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट, पर सर इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट टर्नओवर का पार्ट बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा। तो 5.5 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 6.5। उसके बाद क्या है? एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के बाद कितना है? 8। ठीक है, अब सुनो, उस भाई ने उस दिन एक डाउट पूछा था कि सर एक्सपोर्ट में क्या करेंगे? एक्सपोर्ट है तो इंटरस्टेट, क्योंकि एक्सपोर्ट इंटरस्टेट है तो इसको क्या कराना पड़ेगा? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पर हम क्या करें? हम किसके स्टूडेंट और किसके मेंबर हैं? आईसीएआई ने जब इसका आंसर दिया है तो आईसीएआई ने इधर कुछ कंसीडर ही नहीं कर। आईसीएआई ने बोला भाई इसको तो क्या मानो तुम, नॉर्मल टर्न। तो सर अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कुछ नहीं करना है आपको, जो आईसीएआई ने आंसर दिया है वो तो लिखना ही है। नीचे आप नोट डाल के आओगे कि सिंस इन फरवरी
there is an export of packet food items which is an interstate supply of goods and interstate supply of goods requires compulsory registration. ठीक है, ये करना ही पड़ेगा, कुछ कुछ केस में ऐसे ICAI डाइसी अजम्पशंस ले लेता है. ठीक है, तो अभी चलो सर कर लेते हैं अपन. ये कितना आ रहा है टोटल? 8 लाख. अब सुनो ध्यान से, 8 लाख ये मार्च में कितना करा? 6.5 लाख, 5 लाख, 1 लाख. क्या मुझे तुम क्यूमुलेटिव बता सकते हो? तो मार्च में कितना हो गया क्यूमुलेटिव? 5.5 और 6.5, टोटल कितना हो गया ये? 12 की 11? ठीक है, 12 लाख. फिर उसके बाद ये कितना हो गया? 5, फिर ये 2, तो ये अभी हो गया 12 और 5 17, 17 और 2 19, और फिर यहां पे कितना? तो टोटल हो गया कितना आपका? तो क्या आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा? हाँ सर, हमारे ऊपर लिमिट कौन सी लगेगी? 20 लाख की लिमिट लग जाएगी. तो जब 20 लाख की लिमिट आपको लग जाएगी तो आपको यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अब 2 मिनट इधर देखना, आंसर प्रेजेंटेशन कैसे करना है. 2 मिनट. सबसे पहले आपने क्या लिखना है? 20 to 1. जब भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा आपको तीनों लिमिट बतानी है. कौन कौन सी? कितनी लिमिट है भैया? 3. 10 लाख, 20 लाख और कौन सी? 40 लाख. इसके बाद आप बताओगे कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती. तो क्या क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर? सर ये याद रखना है कि एज पर सेक्शन 26 ये आपको याद ही नहीं रह पाएगा. सिंपल आपको बताना है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है. तो क्या क्या आता है एग्रीगेट टर्नओवर में? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई. क्या एक्सक्लूड होता है? सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और जो भी इनवर्ट सप्लाई है वो भी कभी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा. अब देखो ध्यान से, टर्नओवर ऑफ फरवरी कितना? 5.5 लाख. फिर इंटरेस्ट कितना? 1 लाख. इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट टर्नओवर है तो क्या काउंट फॉर करेंगे? हाँ सर काउंट करेंगे. फिर एक्सपोर्ट कितना? 1.5 लाख. तो फरवरी में टर्नओवर कितना हो गया? 8 लाख. इसका मतलब है फरवरी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. फिर मार्च में तो फरवरी का बिगिनिंग है, मार्च में तो फरवरी का टर्नओवर बिगिनिंग है. तो टोटल कितना हो गया? 12. फिर 12 के बाद कितना? 5, फिर 2 और फिर 3.5. तो टोटल कितना हो गया? 22,50,000. और जैसे ही 20 लाख से एक्सीड हो गया तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. बोलो बात क्लियर है? अब एक बच्चा यहाँ पे ऐसा भी अजम्पशन ले सकता है, वो गलत नहीं है. वो ऐसा बोल सकता है कि भैया फरवरी में ही रजिस्ट्रेशन कराओ क्योंकि इसने क्या करा है? एक्सपोर्ट. तो अब आपको नीचे नोट डाल के आना है. क्या नोट डाल के आओगे? कि ऋषभ एंटरप्राइजेस हैज मेड एन एक्सपोर्ट सप्लाई दैट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई, सो ही इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days. ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो कभी कभार ICAI के ऐसे डाइसी क्वेश्चंस भी रहते हैं. ठीक है, इनफैक्ट आपके इसमें तो बहुत कम है. CA फाइनल में जब आप आओगे ना तो वहां पे अभी वापस से वो मैटर शुरू हो गया वापस से कि भैया एग्जाम की कॉपी ढंग से चेक नहीं होती है, क्वेश्चन के आंसर गलत है. तो वापस से वो हो गया. तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ पे आपको डाइसी अजम्पशंस लेने हैं. बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, कभी भी रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आए तो 3 चीजें याद रखना. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमेशा बतानी. सेकंड, जो लिमिट है वो आपको बताना. तो रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चन में क्या क्या? पहला तो आपको क्या बताना है? एग्रीगेट टर्नओवर. दूसरा, अगर लिमिट बेस्ड क्वेश्चन है तो क्या बताओगे? लिमिट. और तीसरा, अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन या नो रजिस्ट्रेशन की बात है तो वो आपको बतानी पड़ेगी. बस. हाँ तीनों लिख दो ना यार, शॉर्ट में लिख दो तीनों. ठीक है, हाँ बेटा. हम्म ये रेस्टोरेंट इज अ सर्विसेज. ठीक है, बढ़ू आगे. अब सुनना ध्यान से, 2 मिनट सुनना ध्यान से. ठीक है, एक चीज है, ये 40 लाख की लिमिट में. क्या बेटा? वापस बोल. 4 से 5 नंबर. हाँ बस. ठीक है, आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका 8 नंबर का,
फिर उसके बाद 4-4 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, काय का 16 नंबर। अच्छा सुनो इधर ध्यान से, सब इधर ध्यान दो। एक बात बताओ, फॉर सपोज करो ये है हमारा छोटू, है ना, छोटू। छोटू एमपी में, और छोटू का एमपी में पता है आपको इंट्रा स्टेट टर्नओवर 38 लाख। कितना है? 38। छोटू ने एक और चीज कमाई है इस बार, वो है इंटरेस्ट। क्या कमाया छोटू ने? इंटरेस्ट। और छोटू ने इंटरेस्ट कमाया कितने का? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 39 लाख। इंटरेस्ट इज गुड्स और सर्विस? सर्विस। तो लिमिट कितनी? छोटू गया बोले मोदी क्या बेकार लॉ बनाया, इंटरेस्ट तो हर बिजनेसमैन कमाते हैं, व्हाट द डैश दिस लॉ इज। ऐसा बोला किसने? छोटू ने। बोले क्या तरीका ये? बोले बनाई क्यों फिर 40 लाख? अरे क्यों बनाया तुमने 40 लाख? तुमने क्या लिखा है कि 40 लाख में ओनली एंड ओनली इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स, और इंटरेस्ट तो क्या होता है? और एक दुकानदार क्या पैसे नहीं जमा करता है बैंक में? ऐसे छोटू ने और 10 लोगों को खड़ा करा, बोले चलो मोदी को गाली बकेंगे। सबको सिखा भी दी इसने। अब मोदी क्या करे? बताओ तुम्हारे हिसाब से मोदी क्या करे? क्या मोदी अलाउ करे? बेटा अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन थोड़ा बहुत पैसा बैंक में जमा करता है, और बैंक में जमा करने के बाद उसे थोड़ा सा क्या मिलता है? इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट मिल जाने से हम ये नहीं कहेंगे कि आपको 40 लाख की लिमिट नहीं, आपके ऊपर कितनी लिमिट? 20 लाख। तो इसका अलग से क्लैरिफिकेशन आया, और क्लैरिफिकेशन में क्या लिखा कि सर ये जो छोटू है ना, ये छोटू पे आज भी कितनी लिमिट एप्लीकेबल होगी? 40। अच्छा छोटू ने दूसरी डिमांड करी कि इंटरेस्ट को एग्रीगेट टर्नओवर में भी काउंट मत करो। मोदी ने बोला बेटा दे दी ना 40 लाख की लिमिट, हम तुमको उंगली उंगली सिखा रहे, तुम आके हाथ ही पकड़ रहे हो। मोदी ने बोला इंटरेस्ट टर्नओवर में तो शामिल होगा, पर लिमिट कितनी मिल जाएगी तुमको? 40। तो अगर कोई भी बिजनेसमैन इंटरेस्ट कमा रहा है, इंटरेस्ट इज अ सर्विस, पर क्या फिर भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी? हाँ सर, फिर भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो हर बिजनेसमैन का कंपलसरी है। क्योंकि सर क्या बैंक में अकाउंट नहीं खोलेगा क्या? सेविंग और करंट। और जब सेविंग और करंट अकाउंट खोलेगा तो जो थोड़ा बहुत पैसा सेविंग में, उससे थोड़ा बहुत तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आप नोट्स में वहां पे लिख देना, ये बात लिखी हुई नहीं है तो आप ये ऐसा लिखना, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं, इधर कुछ इशू आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांसेस एंड डिपॉजिट ऑल्दो इट इज अ सर्विस, ऑल्दो इट इज अ सर्विस, then also limit of 40 lakh, then also limit of 40 lakh will be applicable। ठीक है, बट इंटरेस्ट इज टू बी काउंटेड, but interest is to be counted for the purpose of aggregate turnover। ठीक है,
बोलो बात क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो मेरे को एक क्वेश्चन बताओ ना, छोटू के साथ छोड़ो, एक और इंसान है मोटू, ठीक है, मोटू का भी इंट्रास्टेट टर्नओवर है और मोटू का इंट्रास्टेट टर्नओवर है 39,70,000। मोटू का कितना टर्नओवर है? 39,70,000। मोटू को इंटरेस्ट मिलता है 40,000 का। मोटू को इंटरेस्ट कितना का मिलता है? 40। दो चीजें बताना, लिमिट एप्लीकेबल कितनी और रजिस्ट्रेशन कराना है या नहीं? कराना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट को टर्नओवर का पार्ट तो मानेंगे। तो 3970 प्लस 40 लाख, तो ये हो जाएगा 40 लाख 10,000। तो अगर ये 40 लाख 10,000 हो गया, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? ठीक है, हाँ बेटा बोल। तो फिर 40 लाख की लिमिट रहती, ठीक है। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें इस चैप्टर में छूटी हुई है, सुन लो फटाफट से। एजेंट के केस में कौन सा रजिस्ट्रेशन है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब एजेंट के दो टर्नओवर होते हैं। एजेंट के कितने टर्नओवर होते हैं? दो। एक तो एजेंट का वो टर्नओवर जो वो खुद के बिहाफ पे करता है, और एक एजेंट का वो टर्नओवर जो वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। तो एजेंट के केस में एक टर्नओवर गिना जाएगा या दो टर्नओवर? दो टर्नओवर। सर कौन से टर्नओवर की बात कर रहे हैं, कौन से एजेंट की बात कर रहे हैं? सच्चे एजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एजेंट के केस में क्या है सर? फॉर एग्जाम्पल देखो, मोहिनी ने अपॉइंट करा किसको? बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट्स। अब बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट्स मेक्स द सप्लाई ऑफ गुड्स ओन अकाउंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ मोहिनी। तो बेस्टफोर्ड एंड एसोसिएट्स के टर्नओवर में कितनी चीजें काउंट होगी? एक या दो? सर एक तो ओन अकाउंट वाली, और दूसरी कौन सी वाली? हाँ, ये जो प्रिंसिपल के हैं मोहिनी एंड एंटरप्राइजेस वाली, वो। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद एजेंट में एक और चीज है। एक बात बताओ कि सर अगर एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है, पर अगर हमारा एजेंट एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, एजेंट क्या कर रहे हैं, तो भी क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाएं? क्या करें फिर रजिस्ट्रेशन करवा के? ऐसे बस टंगा दें उसको सर्टिफिकेट को? रजिस्ट्रेशन का मेन मोटिव क्या है? जीएसटी ला के दो। तो भैया मेरे, जब एजेंट कौन सी सप्लाई कर रहा है, तो क्या एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि एजेंट को हर केस में रजिस्ट्रेशन कराना है। एजेंट को रजिस्ट्रेशन तभी कराना है जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, प्रिंसिपल शुड बी व्हाट? टैक्सेबल पर्सन। अगर प्रिंसिपल ही रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर एजेंट क्यों कराएगा? पहले तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। और दूसरा, सप्लाई शुड बी व्हाट? टैक्सेबल। सप्लाई मेड बाय कमीशन एजेंट शुड बी टैक्सेबल। अब सुनो ध्यान से, एक एजेंट आगे जाके पढ़ोगे, एपीएमसी एजेंट। एपीएमसी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी है ना, इनका काम क्या होता है? अगर फार्मर का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं सेल हो रहा है, तो ये लोग सेल करके देते, और बदले में इनको क्या मिलता है? कमीशन। अब लॉजिकली एक बात बताओ, मैं फार्मर, मुझे क्या रजिस्ट्रेशन कराना है? नहीं, ये मेरा एजेंट, इसने बोला कि सर आप टेंशन मत लो, मैं आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिकवा के दूंगा, उसके ऊपर थोड़ी बहुत कमीशन दे देना। अब एक लॉजिकल बात बताओ, मैं टैक्सेबल हूं कि मेरे पे एग्जम्पशन है? एग्जम्पशन। भाई वो जो बेच रहा है वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और आपको बता दो, ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे कमीशन होता है ना, उसको भी सरकार ने क्या करके रखा है? एग्जेम्प्ट। तो क्या वो भी रजिस्ट्रेशन कराएगा? नहीं, वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। तो ऐसा नहीं है कि एजेंट के केस में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन तभी कराना है
एक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, और दूसरा एजेंट जो भी बेचे वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। ठीक है, तो देखो यार, सिंस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ऐसे कमीशन एजेंट को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जिनको सरकार ने एग्जम्प्ट नहीं करा है। बीड़ी, बीड़ी, बीड़ी रैपर लीव्स, ये भी एग्रीकल्चर में ही आते हैं, पर सरकार ने बोला भाई इनको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। पर फार्मर ने बोला देखो यार मैं तो नहीं टैक्स पे कर पाऊंगा, तो सरकार ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ऐसे भी कुछ कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, जैसे बीड़ी हो गया, तेंदू लीव्स हो गया, रैपर्स हो गए, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में तो है पर एग्जम्प्ट नहीं है। अब जब एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है रिवर्स चार्ज में, तो सर जो इसका कमीशन है वो भी टैक्सेबल है। तो सर इस केस में क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हाँ सर अब इस केस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एजेंट तभी रजिस्ट्रेशन कराएगा तब प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, टैक्सेबल, और वो जो बेच रहा है कमीशन एजेंट वो क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। तो देखो ध्यान से, वेयर अ कमीशन एजेंट इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, तो सर फिर एजेंट को क्या कराना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज के केस में कोई दिमाग की मत लगाना, इनवर्ड सप्लाई ऑन विच आई एम लाइबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इनवर्ड सप्लाई ऑन विच एजेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, देन टेक रजिस्ट्रेशन। तो जब इनवर्ड सप्लाई है जिसका टैक्स आप आरसीएम में पे करोगे, उस केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। बस इसमें बस एक लास्ट पॉइंट ले रहा हूं, 2 मिनट डाउट ले रहा हूं, ठीक है। एक चीज होती है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। आपने पूरा का पूरा बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। अब ये ट्रांसफर बहुत सारे रीजन की वजह से होता है। आप बताओ आपके हिसाब से कौन कौन से रीजन की वजह से ट्रांसफर होगा, अपन निपट गए, डेथ हो गई, और फर्म का डिसोल्यूशन हो गया, ओनरशिप चेंज हो गई, डीमर्जर हो गया। मर्जर डीमर्जर का मतलब पता है आपको, मर्जर मतलब 2 कंपनी को मर्ज करना, डीमर्जर मतलब उसी में से एक कंपनी को हटा देना। जैसे अभी रिलायंस का डीमर्जर हुआ था, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अलग और रिलायंस अलग। क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में जियो का काम होता है, नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज एन एनबीएफसी। ठीक है बेटा, 100 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों को यही लगता है कि जियो फाइनेंशियल में जियो की सिम का काम होता है। वो जियो की सिम आज भी रिलायंस के पास है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है, एक एनबीएफसी, जैसे पेटीएम और ये सब है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसी। तो रिलायंस से डीमर्जर करा, अब रिलायंस अलग है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड अलग है। ठीक है, तो ये सब कारण होते हैं जब आपका बिजनेस किसी दूसरे को ट्रांसफर हो जाता। अब समझो, पेस पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया साहिल सर को, तो पेस को तो रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कैंसल। तो पेस सबसे पहली फुर्सत में अपना रजिस्ट्रेशन क्या कराएगा, कैंसल, और फिर साहिल सर को नया लेना पड़ेगा क्या, रजिस्ट्रेशन। तो पेस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएगा और साहिल सर नया रजिस्ट्रेशन लेंगे, बस। तो सर इसी को बोलते क्या, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ, देखो, वेयर बिजनेस इज ट्रांसफर्ड, सक्सेशन हो, ओनरशिप बदल गई, सोल प्रोप्राइटर का डेथ हो गया, तो किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, सर जिसको बिजनेस ट्रांसफर हुआ उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर कोई भी अमलगमेशन, डीमर्जर कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हुआ है, तो ट्रांसफरी को उस डेट से रजिस्ट्रेशन कराना है जब आरओसी नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दे। एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अमलगमेशन है, डीमर्जर है, उस केस में वो जो ट्रांसफरी है उसको उस डेट से रजिस्ट्रेशन कराना है जब आरओसी क्या दे दे,
नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बस ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नहीं। बहुत बढ़िया, इसी के साथ हमारा रजिस्टर्ड पर्सन वाला चैप्टर खत्म होता है, आधा खत्म होता है, आधा और बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ दोस्त पूछो वापस। हाँ ठीक है, झूठा एजेंट क्यों कराएगा रजिस्ट्रेशन, वो तो प्रिंसिपल का ही माल बेच रहा है ना, वो नहीं कराएगा, सच्चे एजेंट की बात कर। ठीक है, अब सुनो, अगला चैप्टर एग्जामिशन का है। एग्जामिशन के चैप्टर माशाल्लाह इतना शानदार चैप्टर है ना, आपको मजा आ जाएगा एग्जामिशन पढ़ के। थोड़ी सी एग्जामिशन चैप्टर की भूमिका बता रहा हूं, आप अपने दिमाग पे जोर लगाओ, जितना जोर लगा सकते हो, बुक मत खोलना। आप मुझे बस 10 एक्टिविटीज बता दो कि जहां पे सरकार को एग्जामिशन देनी चाहिए। ठीक है, अपन लिखते जाएंगे, आप जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो। आपके हिसाब से सरकार कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार जीएसटी को माफ कर दे। तो पहला आपने बोला क्या, एजुकेशन। ठीक है, हाँ हॉस्पिटल, लगता है आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। ठीक है, एजुकेशन, हॉस्पिटल, और बोलो। पूरी क्लास का पार्टिसिपेशन चाहिए, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ ठीक है, अच्छा हाँ, गुड्स का एग्जामिशन आपके कोर्स में नहीं है, बधाई हो। आपके कोर्स में सिर्फ सर्विस का एग्जामिशन, तो दिमाग अभी सिर्फ सर्विसेज पे लगाओ। सैलरी तो स्केड्यूल 3 में ही आउट हो गया, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट, जो बैंक पे आपको क्या मिला, इंटरेस्ट। गलत भी हो सकता है, आप तो दिमाग लगाओ ना, मैं बैठा हूं सही करने के लिए, आप तो बस सोचो। वाह, जो सोचा वो निकलेगा। एग्रीकल्चर सर्विसेज, पूरा चैप्टर आप ही बताओगे। और बोलो, लिकर हटाओ, वो तो बाहर है जीएसटी से। और जो अपन ने नहीं पढ़ा है बस सोचो आप। वाह, दिल जीत लिया यार तुमने। चैरिटेबल एक्टिविटीज, देख के तो नहीं बता रहे हो ना, हाँ देखना नहीं है, जो आपके दिमाग में वही, ये चल नहीं रहा है पर आप बोलते जाओ। 5 हो गई, 5 और, 5 और। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ग्रेट। और बोलो ना, बोलो, हाँ बोलो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, सब है, ये सब है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी है। और आएगा, अंदर से आएगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो। बहुत बढ़िया, स्पोर्ट्स, फीफा, फीफा को एग्जाम करो। जो आप बोलोगे वो सब पढ़ा दूंगा, बस आप बोलो। नहीं, मॉडर्न आर्ट नहीं बोलो, क्लासिकल बोलो। भरतनाट्यम, एमसी स्टैन नहीं, उस पे तो टैक्स लगाएंगे। भरतनाट्यम हो गया, और क्या क्या होता है, कल्चरल डांस क्लास, कथक हो गया, हाँ तो कल्चरल। गुड्स पे मत जाओ, गुड्स पे मत जाओ, सिर्फ सर्विसेज। गुड्स, गुड्स पे जाओ मत, गुड्स का है ही नहीं हमारा एग्जामिशन, सिर्फ सर्विसेज से। और बोलो, नहीं, होटल को क्यों एग्जाम करें। ऑथर्स, नहीं, ऑथर पे भी कोई एग्जामिशन नहीं है। एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एग्रीकल्चर सर्विस, चैरिटेबल, और भी बहुत सारी तमाम चीजें आप पढ़ोगे एग्जामिशन के चैप्टर में। गवर्नमेंट की सर्विसेज भी सरकार ने क्या करके रखी है, एग्जाम। बोलो माता रानी की जय। ओ वाओ, आशुतोष कुमार ने बोला स्लीपर टिकट, बहुत बढ़िया। आप जब भी ट्रेवल करो ना, ये सब चीजें देखा कर। स्लीपर टिकट इज ऑलवेज व्हाट, एग्जाम। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। रेल की टिकट है आपकी स्लीपर क्लास, पर मैडम रईस है, इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल नहीं करती मैडम, स्लीपर क्लास में नहीं ट्रेवल करती मैडम, एसी में ट्रेवल करती है, तो फिर जीएसटी लगे। तो ये जो, हाँ मतलब ट्रांसपोर्टेशन में एक स्पेसिफिक केस इसने बोला कि सर स्लीपर का टिकट, वो कहीं गया होगा स्लीपर से, तभी उसको ध्यान आ गया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से इधर। एक होता है स्केड्यूल नंबर 3, एक होता है क्या, स्केड्यूल नंबर 3, एक होता है एग्जम्पशन। स्केड्यूल 3 में कौन कौन सी एक्टिविटी थी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर, एमपी एमएलएस, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमाटोरियम, सेल ऑफ लैंड, और
और सर अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान है। सर सब चीज शेड्यूल 3 में क्यों नहीं डाल देते? ये बेफुगड़ में एग्जामिशन का एक चैप्टर क्यों लाए? सरकार हर चीज कहां डाल दे? शेड्यूल नंबर 3 में। क्योंकि सरकार को जीएसटी नहीं लेना है ना, तो जीएसटी नहीं लेना है तो एक काम करो, सरकार हर चीज किस में डाल दो? शेड्यूल 3 में। वाई दिस चैप्टर? एग्जामिशन का चैप्टर आया तो आया क्यों? अब समझना एग्जामिशन चैप्टर क्यों आया। एग्जामिशन चैप्टर कहीं पे भी नहीं था। कोई से भी लॉ में कोई सेक्शन में एग्जामिशन नहीं लिखी। सेक्शन में एग्जामिशन लिखी नहीं है, बस सेक्शन नंबर 11 सरकार को पावर देता है। क्या देता है सरकार को? पावर। कि डियर सरकार, अगर आपको लगता है कोई भी चीज नेशनल इंटरेस्ट में एग्जम्प्ट करना है तो आप एग्जम्पशन नोटिफिकेशन लाके उस चीज को क्या कर सकते हो? एग्जम्प्ट। वो जो शेड्यूल नंबर 3 है ना, वो एक्ट में लिखा है। वो कहां लिखा है? एक्ट में। क्या एग्जम्पशन एक्ट में लिखा है? नहीं। एग्जम्पशन की पावर सेक्शन नंबर 11 से मिल गई, पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू आता है। इसका मतलब है ये वाला जो चैप्टर है ना, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट होते हैं, पर शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट नहीं होते। जो तुम शेड्यूल 3 पढ़ रहे हो ना, जब 5 साल पहले हम चार्टर्ड अकाउंटेंट में इंटर में बैठते थे ना, वही सेम शेड्यूल 3 पढ़ते थे, एज इट इज सेम। बस थोड़ा सा चेंज अभी आ गया, वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम का। पर वो जो एग्जाम्पशन का चैप्टर है ना, वो पूरा चेंज होता है। देखो, निर्मला ताई को 2 लाख करोड़ चाहिए। अब 2 लाख करोड़ जीएसटी से कैसे आएंगे? शेड्यूल 3 को तो चेंज कर नहीं सकते, तो बार बार एग्जाम्पशन चैप्टर में अमेंडमेंट आती है कि अब से ये वाली जो सर्विसेज है ये एग्जम्प्ट नहीं है। पहले ऐसा था कि अगर तुम होटल में गए और होटल का रेट 1000 रुपए से कम है तो वो एग्जम्प्ट। फिर सरकार ने बोला होटल में तो बहुत गंद मच रहा है, हटाओ इस एग्जाम्पशन को, क्या करो? हटाओ। तो सरकार ने बोला भैया अब ना होटल भले 200 रुपए ले, अब वो क्या? टैक्सेबल। तो सरकार के पास पावर है। काय का पावर है? एग्जाम्पशन लाने का भी और विड्रॉ करने का भी। 4-5 साल के बाद आप देखोगे कि ये चैप्टर ही डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी एग्जाम्पशन ही सरकार क्या कर देगी? विड्रॉ। धीरे धीरे सरकार, पता है इतनी शानी है ना, स्कूल पे एग्जाम्पशन है। अभी जीएसटी काउंसिल में बात चल रही है, 2-2 लाख स्कूल की फीस है, इनकी भी एग्जाम्पशन हटाओ। अभी सिर्फ क्या चल रही है? बात चल रही। हॉस्पिटल में एग्जाम्पशन थी, अब इन नालायकों ने पता है क्या करा? बोले अगर हॉस्पिटल में रूम का रेट 5000 से ज्यादा है, अगर रूम का रेट किससे ज्यादा है तो भैया क्या लगाओ? टैक्स लगाओ। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पर इन्होंने बोला भैया 2 लाख करोड़ आएंगे कहां से? चैप्टर तो एक ही अमेंड कर सकते हैं, वो है क्या? एग्जाम्पशन। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जितने अमेंडमेंट एग्जाम्पशन चैप्टर में आते हैं उतने कोई भी चैप्टर में नहीं आते, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर ही चेंज हो जाता है हर साल के बाद। एक साल पढ़े, फिर अगले साल आप देखोगे कि भैया इन्होंने इसको चेंज कर दिया, एग्जाम्पशन को क्या कर दिया? विड्रॉ। सिर्फ इतना सा करते हैं, नाउ दिस एग्जाम्पशन हैज बीन विड्रॉ, खत्म। आई बात समझ में? तो एग्जाम्पशन चैप्टर में आप यही सारी चीजें पढ़ोगे कि कौन कौन सी सर्विसेज, क्योंकि गुड्स का एग्जाम्पशन आपके कोर्स में नहीं है, तो कौन कौन सी सर्विसेज जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है, जो सरकार ने एग्जम्प्ट करके रखी। ठीक है सर, जब हम जीएसटी लॉ पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको बताया था अपन झूला झूला खेलेंगे। तो झूला नंबर 1 क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज। झूला नंबर 2 क्या था? सप्लाई। झूला नंबर 3 क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई। और झूला नंबर 4 रजिस्टर्ड। और अब झूला नंबर 5 जिसका नाम क्या है? एग्जम्पशन। अच्छा, वो जो हम बार बार बोलते हैं ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स 100% एग्जामिशन नोटिफिकेशन, तो वो भी चीज आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कहां पे? इस वाले चैप्टर में।
क्या अगर हम एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या रजिस्ट्रेशन करना है? नहीं करना है। क्या स्कूल वालों को रजिस्ट्रेशन करना रहता है? नहीं। इनफैक्ट अभी बीच में मेरे कजिन भाई का एक्सीडेंट हुआ था, अपन तो हर जगह जीएसटी, उन हॉस्पिटल वालों ने लिखा हुआ था 499, रूम रेट कितना? 49। मेरे चाचू ने मेरे से पूछा कि ये हॉस्पिटल वाले पागल है क्या, इन्होंने 499 लिखा। मैंने चाचू को बोला, चाचू इधर आओ। मैंने चाचू, हॉस्पिटल वालों का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो बहुत समझदार है। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये 5100 रेट लगते तो रूम रेट अगर 5,000 से ज्यादा है तो जीएसटी दो, और बेफुकट में सिर्फ इसके चक्कर में क्या लेना पड़ता? जीएसटी। और क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस तो चार्ज करता ही ना। तो सीए साहब ने क्या एडवाइस दी, बोले तुम पता है रूम रेंट रखो ही कितना, या तो रखो कितना 4900, 5,000 से बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। सर पर कोकिलाबेन हॉस्पिटल और इधर तो रूम रेट ज्यादा है। हाँ तो भैया उधर पैसे वाले लोग जाते हैं, उधर अपन जैसे लोग नहीं जाते। वहां पे रूम रेट 10,000 15,000 है, और वहां पे जीएसटी का नंबर वो लेंगे भी सही, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान वो कोकिलाबेन और उधर नहीं जाएगा। बॉम्बे हॉस्पिटल में भी अलग अलग रूम है, एक आपका जनरल कैटेगरी 2,000 का रूम, एक स्पेशल रूम जहां पे एसी है, टीवी है, खाना है, 10,000 का रेट। तो आपकी इच्छा है कौन से रूम में आपको जाना है। तो कभी कभार एज अ चार्टेड अकाउंटेंट छोटे छोटे हॉस्पिटल को हम एडवाइस देते हैं कि आप अपने रूम का रेंट कितना रखो, 4,000 5,000। तेल लेने गया कॉस्टिंग, तेल लेने गया एफएम, क्योंकि हॉस्पिटल वाले रेट किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे? सीए के हिसाब से डिसाइड करेंगे, और सीए बोलेगा कि बेटा जैसे 5100 रखा, इस पे 18% का क्या लग जाएगा। आया समझ में? बोलो। तो बस अभी अपन ने एग्जम्पशन चैप्टर की भूमिका पढ़ी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।